नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण युद्ध को। तो आज का टॉपिक जो होगा हमारा महत्वपूर्ण युद्ध। आधुनिक भारत के सीरीज में हम लोग जहाँ पे देख रहे थे कि मुगल काल जो अपने पतन की ओर जा रहा था, उसके बाद बंगाल में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। बंगाल के कई नवाब देखे जाते हैं सीरियली रूप से, और उन्हीं नवाब में जब वक्त आता है सिराजुद्दौला का, सिराजुद्दौला बनते हैं बंगाल के नवाब। तो उस समय में अंग्रेज़ों की जो स्थिति थी बंगाल पे वो कम होते नज़र आ रही थी, और उसी स्थिति को मजबूत करने के लिए अंग्रेज़ काफ़ी प्रयास भी कर रहे थे। और अंग्रेज़ों के द्वारा कुछ षड्यंत्र देखा गया था, चूँकि उस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे और उनके जितने भी रिश्तेदार थे सिराजुद्दौला के, वो उनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो अपने रिश्तेदार के सपोर्ट ना करने के कारण, सैनिकों का सपोर्ट ना करने के कारण कई धनी व्यक्ति भी उनके विरोध में हो गए थे। इनके कारण सिराजुद्दौला का जो है थोड़ा सा वहाँ पे उनका प्रभाव कम हो चुका था, और इसका फ़ायदा अंग्रेज उठा रहे थे। उनको अपने में मिला लिए थे, उन सभी को जो विरोध कर रहे थे सिराजुद्दौला का। तो उन्हीं के समय में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि युद्ध का सामना करना पड़ता है और युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। जिस युद्ध को देखेंगे हम लोग इस वीडियो में, वो युद्ध का नाम होगा प्लासी की लड़ाई। तो प्लासी की लड़ाई प्रथम युद्ध, और द्वितीय युद्ध देखेंगे हम लोग बक्सर का युद्ध। तो इससे संबंधित जो भी बातें हैं, जो भी इतिहास में बात कही गई है, जो इससे संबंधित होगा, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। और काफ़ी आसान भाषा में आपको मैं समझा दूंगा इस वीडियो में। उसके बाद ये दोनों युद्ध भी याद हो जाएंगे, और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो एग्जाम में अदर फैक्ट के करके पूछ दिया जाता है, तो वो भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं इसमें आगे हम लोग। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्लासी की लड़ाई जो किसके किसके बीच हुई थी, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। आपको बता दें कि इससे पिछले वीडियो में मैंने कई सारे ऐसे फैक्ट्स रखे हैं जिससे आपको ये सब चीज़ समझ में आ जाएगा कि क्या है उससे, इससे पहले की स्थिति क्या थी, किस तरह से बंगाल पे नवाबों का दौर चल रहा था, और वही दौर में अंग्रेज को दिक्कत होने लगा, और अंग्रेज षड्यंत्र के द्वारा इस युद्ध का परिणाम निकालते हैं। और इस युद्ध के चलते, इस युद्ध को सहारा बना करके भारत पे यानी बंगाल पे वो राज करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं प्लासी की लड़ाई, जो कि कब हुई थी, 23 जून 1757 ईस्वी को। ये ईस्वी आप लोग को याद रखना है डेट के साथ, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी एक जगह है, तो 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई थी। और इसी प्लासी की लड़ाई में कहा जाता है कि ये सिद्ध हो चुका था कि अंग्रेज अब एंट्री मार गए हैं भारत में। क्योंकि अभी तक स्थिति क्या थी अंग्रेज की, प्लासी के युद्ध की लड़ाई से पहले स्थिति क्या है, तो अंग्रेज सिर्फ व्यापार करते थे भारत में, और तो उनका कुछ नहीं था, किसी क्षेत्र को ना हथियाना, ना कहीं पे युद्ध करना, ना कुछ। अभी तक ऐसी कोई भी स्थिति नहीं थी। लेकिन सिराजुद्दौला के समय में स्थिति उत्पन्न हुई कि अंग्रेजों को लगा कि नहीं, अगर हम अभी युद्ध नहीं करेंगे तो हमको भारत से भगा दिया जाएगा। तो करो मरो की स्थिति आ गई थी अंग्रेज के सामने, इसीलिए प्लासी का युद्ध देखा गया, बक्सर का युद्ध देखा गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि प्लासी की लड़ाई में कौन कौन हिस्सा लिए थे, किसके किसके बीच हुआ था। तो बंगाल के नवाब जो कि थे कौन, सिराजुद्दौला, और अंग्रेजी सेना के कह सकते हैं सैनिक के ये कमांडर थे क्लाइव। ठीक है, तो सेनापति भी कह सकते हैं इसको। क्लाइव के नेतृत्व में जो है, क्लाइव के नेतृत्व की सेना, और उधर से बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला की सेना के बीच युद्ध हुआ था, जिसको हम लोग जानते हैं प्लासी की लड़ाई से। ठीक है, उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि सेनापति के तौर पर कौन काम कर रहे थे, मतलब बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला थे, उसके सेना के सेनापति के तौर पर मीर जाफर का नाम आप लोग सुने भी होंगे, जो कि ये आगे चल के बंगाल का नवाब भी बनेगा। मीर जाफर, ये मीर जाफर को क्या करता है, वो सेनापति था उसका, यहाँ बंगाल के नवाब। तो इसी के धोखाधड़ी के कारण, मतलब इसी के साथ न देने पर, विरोध करने पर जो है इनकी हार हुई थी सिराजुद्दौला की। तो उसको हम देखते हैं यहाँ पे कि सेनापति कौन था, तो मीर जाफर किसका था, सिराजुद्दौला का। और अन्य प्रमुख सेनापति थे मीर मदान और मोहन लाल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा गया कि पहले से तो आंतरिक क्लेश था ही, इसके अपने सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और काफ़ी धनी व्यक्ति जैसे अमीन चंद का नाम आता है, बैंकर जगत सेठ का नाम आता है, जो कि बहुत ज़्यादा उसमें प्रभावशाली व्यक्ति थे वहाँ के बंगाल के। उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता था, तो जिसका सपोर्ट करेंगे उसका प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा। तो वो सब भी सपोर्ट कर रहे थे अंग्रेज का, अंग्रेज की तरफ से बोल रहे थे। और वो सबका मन भी था कि नहीं, बंगाल पे सिराजुद्दौला का शासन नहीं होना चाहिए बंगाल पे। तो इस कारण से जो है सिराजुद्दौला का हार भी देखा गया इस युद्ध में। तो हुआ क्या, इसका परिणाम क्या निकला कि सिराजुद्दौला के बहुत ही कम समय में सिराजुद्दौला को अंग्रेजों द्वारा पराजित कर दिया गया। तो क्या समझे आप, प्लासी की युद्ध किसके किसके बीच हुई, सिराजुद्दौला और अंग्रेज क्लाइव के बीच, जिसमें परिणाम क्या निकला,
तो अंग्रेजों की जीत हुई। क्लियर। तो इसमें क्या देखेंगे कि मीर मदान और मोहनलाल ऐसे दो सैनिक थे जो सपोर्ट कर रहे थे किसका, सिराजुद्दौला का। ये दो ऐसे सैनिक थे जो सिराजुद्दौला का सपोर्ट कर रहे थे और ये लड़ते हुए युद्ध में मारे भी गए अंग्रेज के द्वारा। लेकिन जो सैनिक सपोर्ट कर रहे थे, मतलब थे तो सिराजुद्दौला की तरफ से। ये मीर जाफर जो आप देख रहे हैं ये सेनापति किसका था, सिराजुद्दौला का। लेकिन इसका अंदर ही अंदर सपोर्ट किया जाता क्लाइव का, वो सारे धनी व्यक्ति और इसके कई रिश्तेदार जो सपोर्ट कर रहे थे, तो वो सबको पद भी दिया गया क्लाइव के द्वारा जीतने के बाद। तो हम देखेंगे आगे इसके आगे की स्थिति क्या बनती है जब ये युद्ध में हार जाते हैं और सिराजुद्दौला को उसके बाद फिर भगा दिया जाता है वहां से। तो फिर हम देखेंगे उसके बाद क्या होता है। तो जो मीर जाफर सेनापति था सिराजुद्दौला का, जो सपोर्ट कर रहा था क्लाइव को, उसको क्या करता है क्लाइव, जब इस युद्ध में जीत हासिल कर लेता है और इसी युद्ध में कहा जाता है कि अंग्रेज ने भारत में एंट्री मार ली थी। मतलब अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा युद्ध था जिसने ये प्रमाणित किया कि अंग्रेज भारत में आ गए हैं और कदम रख दिए हैं, कौन सा युद्ध था, तो वो था प्लासी का युद्ध। और आगे हम देखते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या देखें हम लोग कि मोहनलाल और मीर मदान जो थे उसका सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो मीर जाफर था जो सपोर्ट किया अंग्रेजी सेना का, उसको क्या किया अंग्रेजी सेना, जब ये खत्म हो गया बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को भगा दिया गया, तो बंगाल का नवाब अब किसे चुना जाना था, किसको बनाना था, तो यहाँ पे मीर जाफर जो कि एक कठपुतली सरकार के रूप में उपयोग किया गया अंग्रेजी सेना द्वारा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, उसका सेनापति था, काफ़ी ऊंचा पद था, तो उसको यहाँ पर भी ये बंगाल का नवाब बना दिया गया अंग्रेजों द्वारा। लेकिन एक कठपुतली, मतलब जो अंग्रेज बोलेंगे वही मीर जाफर करेगा। तो मीर जाफर कौन था, सिराजुद्दौला का सेनापति था, जिसका हम देखेंगे शासन तो 1757 से लेकर 1760 तक, मतलब करीब 3 वर्षों तक इसको वहां पे रखा गया। और जो अंग्रेज बोलते थे, मतलब अंग्रेज के इशारा पर ये काम करता था, जितना अंग्रेज बोलते थे उतना ही, कुछ अपना मन पर नहीं। मतलब समझिए कि ये बंगाल को अब अंग्रेज ही चला रहे थे, बस नाम था मीर जाफर का। क्लियर। यहाँ पे होगा क्या कि अंग्रेजी ने इसे अपने इशारे पर चलाने का प्रयोग, इसे इशारे पर चलाने का प्रयोग किया था बस इसलिए। और बंगाल का नवाब भी इसको इसीलिए बनाया था कि तुम बनो, इशारा मेरा होगा, चलाएंगे हम उसे। और उसके बाद अंग्रेजों की एक और नीति थी इसके बनाने के ऊपर कि बांटो और राज करो की नीति। मतलब कि उस समय ये फूट डाला करते थे और सभी में इसको यूज करते थे फूट डालने में। बंगाल में उस समय अंग्रेज नए नए आए थे बंगाल में, और वहाँ पे मीर जाफर जो था उस समय का सेनापति था, तो उसका बंगाल पे कब्जा था, मतलब कि एक पकड़ था। तो वहाँ पे फूट डालने का काम भी करवाया जा रहा था मीर जाफर से बंगाल में। समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद देखेंगे कि बांटो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने लगाई किसके द्वारा, मीर जाफर के द्वारा। यहां तक क्लियर हो गया। ये मीर जाफर जब सत्ता पर बैठा हुआ था, बंगाल का नवाब बना हुआ था, तो उसी समय इसका दामाद, किसका, मीर जाफर का दामाद मीर कासिम। मीर कासिम क्या मतलब इशारा करता है अंग्रेज को, क्या प्रलोभन देता है, अंग्रेज को बोलता है कि सुनिए हमको बना दीजिए बंगाल का नवाब, जितना नजराना ये देता है, जितना आपका मदद ये करता है, जितना टैक्स ये वसूलता है, उससे कई गुना ज्यादा फायदा हम आपको देंगे बंगाल से निकाल करके, हमको बना दीजिए बंगाल का नवाब। कौन बोलता है, मीर जाफर का दामाद, ये दामाद है मीर कासिम। मीर कासिम बोलता है कि हमें बना दीजिए। तो अंग्रेज द्वारा तो आप प्रलोभन चाहिए, अंग्रेज को क्या चाहिए कि हमें पैसा चाहिए और क्षेत्र चाहिए, नाम चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि मीर कासिम को बना दे कि चलो भाई ये तो हमको और ज्यादा देगा पैसा। तो मीर कासिम को जब बना दिया जाता है वहां का नवाब, तो मीर कासिम 1760 से लेकर 1763 ईस्वी तक देखा जाता है, ये भी 3 वर्ष और ये भी 3 वर्ष। तो इसके द्वारा जब हटा के इसको बना दिया था तो इसको दुख हो जाता है कि जब हमको हटा दिया और मेरे दामाद को बना दिया। तो यहाँ पे जब ये बनता है तो ये क्या करता है चालाकी, जैसे ही वहां पे नवाब बनता है तो कुछ दिन तक तो काम करता है उसके लिए, लेकिन धीरे धीरे वो एक पृथक बंगाल चाहता है। मतलब कि मेरा अलग से बंगाल, ना इस पर अंग्रेज का कब्जा हो ना किसी और का कब्जा हो, बंगाल मेरा हो जाए, ये ऐसा चाहता है। और कहा जाए कि अलीवर्दी खां के बाद कोई अगर कुशल शासक हुआ या कुशल वहां का नवाब हुआ तो मीर कासिम को ही माना जाता है, क्योंकि ये हमेशा अलग चाह रहा था उससे, अंग्रेज से अलग। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि अंग्रेज से अलग बंगाल बनाना चाहा कौन, अंग्रेज से अलग। अभी तक यहाँ तक किसका कब्जा था, अंग्रेज के बोलने पर ये सब काम कर रहे थे, लेकिन इसका कोई भी ऐसा काम नहीं देखा जा रहा था कि जो अंग्रेज बोलते थे वो ये अपना मनमानी करना शुरू कर दिया था वहाँ पे बंगाल पे जैसे ही इसका कब्जा हुआ तब। ये क्या किया, सबसे बड़ा काम जो कि आप लोग को एग्जाम में भी पूछा जाता है और इसको याद कंफर्म रखना है आप लोग को, तो ये अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर दिया। आपको बताए थे हम कि राजधानी मुर्शिद कुली खान ने ढाका से परिवर्तित करके मुर्शिदाबाद लाई थी, और ये क्या किया कि मुर्शिदाबाद से ट्रांसफर कर करके ये मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। तो क्वेश्चन में आता है
कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी किसने बनाई थी? तो किसने बनाई थी? मीर कासिम ने बनाई थी। मीर कासिम, मीर जाफर और मीर कासिम में आप लोग कंफ्यूज करिएगा, इसीलिए इसको याद रखिएगा कि मीर कासिम, ये कसम खा लिया। क्या कसम? कि राजधानी बदलने का। ठीक है, कासिम कसम, तो याद रहेगा ट्रिक से, तो आप कंफ्यूज करिएगा उसमें। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर लिया राजधानी। और इसका क्या देखा गया कि कुछ टैक्स में भी ये मनमानी करता, जैसे कि अभी तक देखा जा रहा था जो भी अंग्रेज थे, जैसे इसके द्वारा जब वहाँ पे शासन किया जा रहा था बंगाल पे अंग्रेज द्वारा, तो यूरोपीय कंपनियां जितनी आई थी उसी को बहुत ज़्यादा रियायत, बहुत ज़्यादा छूट दिया करते थे अंग्रेज इसके माध्यम से। लेकिन ये ऐसा नहीं किया, भारत में भी जितनी कंपनियां थी, भारत की कंपनियां, उसको ये छूट देना प्रारंभ कर दिया, अपने मनमानी करना प्रारंभ कर दिया। तो ये चीज़ अंग्रेजों को खलने लगा और अंदर ही अंदर उनको गुस्सा जलने लगा कि हम इसको बनाए हैं लेकिन ये मेरे द्वारा नहीं, अपना मनमानी कर रहा है, तो इसको हटाया जाना चाहिए। और एक घटना इसी के समय में हम देखेंगे, पटना कांड। पटना कांड जब ये था ही, जब वहाँ का नवाब ही था, तो पटना पे एक एलिस नाम का पदाधिकारी था जो कि अंग्रेज था, उसके द्वारा पटना कोठी पे हमला करके वहाँ का कब्जा कर लिया गया एरिया। पटना जो कि बिहार का राजधानी है, तो वहाँ पे एरिया का कब्जा कर लिया गया एलिस द्वारा, जो कि अंग्रेज का सिपाही था। ठीक है, लेकिन इसको पता चला मीर कासिम को, ये क्या किया, वहाँ पे हमला करवाया और एलिस को मार के खत्म कर दिया, मतलब कि उसका हत्या करवा दिया। और जैसे ही ये बात अंग्रेजों को पता चला कि मतलब एलिस का हत्या करवा दिया कासिम, जो कि मेरे द्वारा बनाया गया नवाब है बंगाल का, उसके द्वारा एक कदम क्यों उठाया गया, और ज्यादा गुस्सा, उसी समय ऐलान कर दिया गया युद्ध का कि तुमसे युद्ध करेंगे और उसके बाद तुमको हटाएंगे नवाब के पद से। तो यहीं पे देखेंगे 63 तक तो ये रहा, और 63 में ही घटना हुई थी पटना कांड की। तो यहां देखिएगा, उसके बाद मीर जाफर को बना दिया गया सेनापति। देख रहे होंगे आप, ये मीर जाफर कौन है? यही मीर जाफर जिसको हटा के बनाया था मीर कासिम को, यही मीर जाफर को फिर से वो सेनापति बना देता है, जो कि 1763 से लेकर 1765 तक रहता है। फिर ये कठपुतली के रूप पे काम करता है, ये तो बेचारा शुरू से ही ऐसा ही था। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसी के समय पटना कांड के 1763 के कारण नवाब को बदल दिया गया, याद रखिएगा। तो नवाब कैसे बदले गए थे? तो पटना कांड जो हुआ था उसमें जो विरोध उत्पन्न किया मीर कासिम, उसी के द्वारा कहा कि अब युद्ध करेंगे तुमसे और तुमको नवाब से हटाएंगे और मीर जाफर को नवाब बनाएंगे। तो यहाँ पे बना दिया गया। और जैसे ही मीर जाफर को मतलब वहाँ का नवाब बनाया गया, तो मीर कासिम इसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया कि तुम हमको हटा दिया है, और यहाँ तो युद्ध का ऐलान भी कर दिए थे अंग्रेज कि अब तुमसे युद्ध करेंगे, तुमको मारेंगे हम। तो यहाँ भी उसका भी डर था, इसने बोला कि चलो संधि कर लो, युद्ध को खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अंग्रेज नहीं मान रहे थे, बोले नहीं युद्ध करेंगे। ये डरते हुए और भागते हुए गया कहाँ? अवध के नवाब के पास। अवध के नवाब के पास गया, तो उस समय अवध के नवाब जो थे सुजाउद्दौला थे। सुजाउद्दौला, अवध कहाँ? तो यूपी का जो क्षेत्र है, यूपी का क्षेत्र वही अवध था उस समय। तो वहाँ पे गए और उसके सुजाउद्दौला वहाँ के नवाब थे, तो उनसे बातचीत की और बोले देखिए ऐसा ऐसा दिक्कत है, चूंकि ये बंगाल का नवाब रह चुका था, पूर्व बंगाल का नवाब था, इसका भी एक अपना कद था। तो वहाँ बातचीत हुआ, कहा कि चलिए हम दोनों मिलकर लड़ाई करेंगे। और वहीं पे संजोग से मौजूद कौन थे? तो मुगल शासक उस समय शाह आलम द्वितीय भी वहाँ पे संजोग से मौजूद थे। तो त्रिगुट संधि हुई, मतलब तीनों के बीच एक संधि हुई, जिसमें ये मतलब हुआ, वहाँ पे ऐलान हुआ कि अब हम तीनों मिल के अंग्रेज के विरुद्ध लड़ेंगे और अंग्रेज को हराएंगे। क्या समझे आप लोग? क्या कहाँ संधि हुआ? तो मीर कासिम भागता हुआ कहाँ गया? अवध के नवाब के पास, सुजाउद्दौला के पास। वहाँ संजोग से मौजूद थे वो ये मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। तीनों के बीच संधि हुई कि चलिए अब हम अंग्रेज को तीनों मिल के हराएंगे, भगाएंगे, फिर से अधिकार करेंगे बंगाल पे हम सब मिलके। तीनों मान गए, क्लियर हो गया वहाँ पे। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि तीनों के द्वारा एक संयुक्त बैठक जो हुआ था, उसमें यही हुआ कि चलो तीनों हम लोग लड़ेंगे और अंग्रेज को पूरे बुरी तरह से हराएंगे। और तीनों का सामना हुआ बक्सर एक जगह है बिहार में। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ये ईस्वी, और डेट भी आप लोग को याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बराबर एग्जाम में देखे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर भी आप जब उठाइएगा तो ये दोनों बहुत ज़्यादा बार आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के मैदान में हुआ था। वहाँ पे कौन कौन थे? तो बंगाल के पूर्व नवाब कह सकते हैं मीर कासिम उपस्थित थे, अवध के नवाब सुजाउद्दौला की सेना थी, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की सेना, और एक तरफ से अंग्रेज की सेना जिसका नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुंडो। ये बहुत याद रखना है आप लोग को, बहुत जरूरी है याद रखना। हेक्टर मुंडो जो कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे उस समय, तो वो कौन थे? हेक्टर मुंडो के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। तो ये तीनों एक तरफ से और एक तरफ से अंग्रेज, और हुआ ये
ऐसा संभावना भी नहीं था कि ये जीत पाएंगे। लेकिन हुआ ये कि अंग्रेज द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये जीत हासिल की गई। और इसके पिछले तो हम लोग देखे थे कि जो जीत हासिल हुआ था यहाँ प्लासी का युद्ध में, तो यहाँ तो एक षड्यंत्र हुआ था सबके, मतलब इसका घरेलू मामला संबंधित था, उसमें बहुत सारे अपने ही उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, शुजाउद्दौला को, सिराजुद्दौला को, तो इस कारण से ये हार गए और अंग्रेज की जीत हुई थी। मतलब कि किस तरह उसे षड्यंत्र कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर तो एक क्लियर लड़ाई है, एक तरफ से आप तीनों हैं, एक तरफ से अंग्रेज है, और सिर्फ सैनिक बल पर ही, सिर्फ सैनिक बल के आधार पर ही अंग्रेजों ने यहाँ पे जीत हासिल की थी और बक्सर की युद्ध को जीत में परिवर्तित किया था। किसने? अंग्रेज ने, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया था। इसी लड़ाई के बाद ये प्रमाणित हो गया कि अब जो भारत का मेन सत्ता है, जो ओरिजिनल सत्ता होगा, वो अंग्रेजों का होगा। अंग्रेज ही हकदार हैं भारत पे शासन करने के। क्योंकि आप देखे होंगे कि जब प्लासी की युद्ध हुई थी, प्लासी की लड़ाई हुई थी, तो उस समय अंग्रेज ने सिर्फ एंट्री मारा था बंगाल में। किसको हराया था? तो सिर्फ सिराजुद्दौला को हराया था। लेकिन यहाँ पे तीन शासक, एक बंगाल के पूर्व नवाब, एक अवध के नवाब, अवध पूरा यूपी का क्षेत्र, एक मुगल शासक जो कि बहुत पहले से ही केंद्र में बैठे हुए थे और उनके द्वारा कितने बरस से जो है शासन प्रशासन देखा जा रहा था भारत का, वो उतने पुराने शासक को हरा करके यहाँ पे आए थे हेक्टर मुंडो। तो काफ़ी बड़ा ये यहाँ पे कदम था। तो इसी के बाद कहा गया कि भारत में हम ओरिजिनल सत्ता किसके हाथ में होगी? तो अंग्रेज के हाथ में होगी। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, इन तीनों का खात्मा और अंग्रेज का जो है विजय हो गया, इन तीनों का पराजय हुआ। इसी के बाद क्या होता है कि एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, जिसको आप लोग को याद रखना है बस एक दो करके। तो ये युद्ध आपने देख लिए। यहाँ पे क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद में हुई थी ये संधि। तो इस संधि में सिर्फ आप लोग को डेट याद रखना है। और कुछ इस संधि में क्या होता है, तो वही कुछ समझौता होता है एक दूसरे के बीच की आपके द्वारा ये नहीं किया जाना चाहिए, आपके द्वारा ये नहीं किया जाना चाहिए। कुछ जुर्माना लिया गया अवध के नवाब से, लगभग 50 लाख का जुर्माना लिया गया उनसे कि आप बेवजह युद्ध में शामिल हुए थे। मुगल शासक को कुछ क्षेत्र देने पड़े। उसके बाद बहुत सारे ऐसे उसमें समझौते हुए। तो आपको उतना नहीं याद रखना, आपको सिर्फ याद रखना कि इलाहाबाद की प्रमुख संधि, दो संधि हुई थी। एक संधि 12 अगस्त 1765 को, एक संधि 16 अगस्त, मात्र 4 दिन बाद, 12 अगस्त 1765 को, एक संधि 16 अगस्त 1765 को हुई थी। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों और इन सभी शासकों के बीच में हुई थी। और कह दें कि ये बंगाल का नवाब मीर कासिम जो था वो भाग के दिल्ली चल गया था और दिल्ली में ही 77 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वहीं दिल्ली में इसकी मृत्यु हो गई थी, ये भाग चुका था, बाकी बचे थे ये दोनों। तो इसी के द्वारा हम बता सकते हैं आपको कि यहाँ पे जो है अंग्रेजों का सत्ता अवस्थापित हो चुका था, ये हकदार हो चुके थे। बंगाल का पूरा क्षेत्र अब इनके अधीन में हो चुका था, कोई दिक्कत नहीं रहा इनके बीच। और यहाँ से अब देखा तो यहाँ तक आपने देखा कि बंगाल, जो हम आपको बताए थे कि छोटे छोटे राजवंश, जब मुगल सत्ता कमजोर हुई तो बहुत से छोटे छोटे ऐसे राजवंश उत्पन्न होने लगे। तो इसमें हमने बंगाल को देखा कि किस तरह से बंगाल पर विजय पाया अंग्रेजों ने। इसके बाद बहुत से ऐसे क्षेत्र थे, जैसे कि मैसूर हो गया, फिर सिख हो गया, फिर राजपूत हो गया, फिर मराठा हो गया। तो बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जिस पर अभी भी वहाँ पे छोटे छोटे राजवंश शासन कर रहे थे। तो उसको भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को बहुत ही आसान भाषा में हम आपको इस वीडियो को समझाने का प्रयास किए हैं और आप लोग को समझ में भी आया होगा और दोनों चीज़ याद हो चुका होगा। इस युद्ध को डेट सहित याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो इससे बनने वाले क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव बुक को उठाइए और उसमें बनने वाले सारे क्वेश्चन को बना के देखिए, आपको बनेंगे। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा इसी संबंधित, मॉडर्न हिस्ट्री संबंधित आएगा और उसमें हम देखेंगे कई ऐसे राजवंश जो उत्पन्न हुए थे। यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा जितना भी आधुनिक भारत पे सीरीज आ चुका है, जितना भी वीडियो हम डाल चुके हैं आधुनिक भारत पे, वो अगर देखना चाहते हैं तो ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आधुनिक भारत के सभी वीडियो, अभी कुछ ही वीडियोज लोड किए गए हैं जो कि एकदम बेसिक से चल रहा है आधुनिक भारत, आप उसको जाके जरूर देख सकते हैं। उस पर लिंक पे क्लिक करिए और उस प्लेलिस्ट पे जाइए, सारे वीडियोज वहां पड़े हुए हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और हमसे जुड़ने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा और कितनी बातें आप लोग को समझ में आई और अगला टॉपिक हमारा क्या होना चाहिए। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।